Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the exercise questions 15 to 18 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जरूर देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से. व्हिच सेज दैट टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? As per our question, यहाँ टू लैम्प्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लैम्प की एंड यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड लैम्प की. राइट, सो फर्स्ट लैम्प का पावर दे रखा है 100 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट. दिस इज 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट. वैसे ही सेकेंड लैम्प की अगर बात करें, उसका भी पावर दे रखा है 60 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 220 वोल्ट. एंड दिस बोथ फर्स्ट लैम्प एंड सेकेंड लैम्प आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इलेक्ट्रिक लैम्प्स की बात हो रही है तो डोमेस्टिक सर्किट के लिए यूज होता है एंड वी नो जो डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है. राइट, अब हमें पूछा क्या गया है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट. यानी कि पहले हम फर्स्ट लैम्प का करंट फाइंड आउट करेंगे, देन सेकेंड लैम्प का करंट फाइंड आउट करेंगे एंड फाइनली जब हम दोनों ही लैम्प के करंट को ऐड कर देंगे विल गेट आवर आंसर. क्यों? क्योंकि हमें टोटल लाइन का करंट पूछा गया है. जब हम दोनों को ऐड कर देंगे हमें टोटल करंट मिल जाएगा. राइट, तो फर्स्ट लैम्प का करंट पहले निकालते हैं विथ द फॉर्मूला ऑफ पावर. वैसे तो पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं बट यहाँ पर सुइटेबल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई. बट ये किसके लिए है, फॉर द फर्स्ट लैम्प, इसलिए दिस इज P1, V1 एंड I1. हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, करंट फाइंड आउट करना है, सो दैट इज P1 बाई V1. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पावर दे रखा है 100 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट. ये कट हो जाएगा, दिस इज 10 बाई 22 एंड आफ्टर अगेन सॉल्विंग दिस इज कितना हो जाएगा 5 बाई 11. सो I1 हमारे पास आ गया 5 बाई 11 एम्पेयर. राइट, वैसे ही हम सेकेंड लैम्प की बात करते हैं. सेम फॉर्मूला यूज होगा, P इक्वल टू V आई, बट दिस इज फॉर द सेकेंड लैम्प, सो दिस इज P2, V2 एंड I2. सो I2 हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज P2 बाई V2. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. P दे रखा है 60 एंड V दे रखा है 220. ये कट हो जाएगा. अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 3 बाई 11. तो I2 भी हमारे पास आ गया 3 बाई 11 एम्पियर. राइट, अब हमें करना क्या होगा, अब हम ये दोनों ही लैम्प के करंट को ऐड कर देंगे. इट मीन्स टोटल करंट को अगर हम I लेते हैं, दिस इज I1 प्लस I2. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. I1 हमारे पास है 5 बाई 11 एंड I2 है 3 बाई 11. दिस इज 8 बाई 11 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल बी 0.727 एम्पियर. सो टोटल करंट हमारे पास आ गया 0.727 एम्पियर. ठीक है, दिस मच ऑफ करंट निकलेगा लाइन से, जिसका सप्लाई वोल्टेज होगा 220 वोल्ट. राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 16 says that which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और एक 1200 watt toaster in 10 minutes. इन दोनों में से किसका एनर्जी ज़्यादा है? एक टीवी का एनर्जी ज़्यादा है जिसका पावर है 250 वाट एंड जो चलता है 1 घंटे के लिए, और टोस्टर का एनर्जी ज़्यादा है जिसका पावर है 1200 वाट एंड जो रन होता है और चलता है 10 मिनट्स के लिए. राइट, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं टीवी की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोस्टर की. राइट, तो टीवी के लिए जो पावर दिया है वो है 250 वाट एंड जो टाइम दिया है वो है 1 आवर. राइट, वैसे ही टोस्टर के लिए जो पावर दिया है वो है 1200 वाट एंड जो टाइम दिया है वो है 10 मिनट्स. अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एनर्जी दोनों में से किसका ज़्यादा है वो फाइंड आउट करना है. राइट, अब एनर्जी क्या है ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था. क्या पढ़ा हुआ था, एक होती है हमारा SI यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं जूल एंड अनदर वन होती है एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर. एंड 1 किलोवाट
आर 1 यूनिट भी होता है। अगेन 1 यूनिट को हम यूज़ करते हैं जब हम घरों में इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, राइट। अब ये जो किलोवाट आवर का टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देखें। तो पहले हम टीवी के लिए एनर्जी निकाल देते हैं। एंड एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज पावर इनटू टाइम। यहाँ पर और एक बात याद रखें बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हम इनका आंसर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हम सबको जूल में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और किलोवाट आवर में भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो पहले हम टीवी का फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी पावर इनटू टाइम में, पावर दे रखा है हमें 250 वाट एंड टाइम दे रखा है 1 आवर, राइट। तो ये हो जाएगा 250 वाट आर। अगर हमें किलोवाट में फाइंड आउट करना है, ये वाट आवर में दे रखा है, तो टाइम को हम आवर में ही रहने देंगे, राइट। बट वाट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में, राइट। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। सो 250 बाई 1000 ये हो गया 0.25 किलोवाट आवर। यहाँ पर हमें टीवी का मिल गया, एनर्जी ऑफ द टीवी कितना मिल गया, 0.25 किलोवाट आवर। वैसे ही एनर्जी ऑफ द टोस्टर हम फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो किलोवाट आवर में पहले हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, तो उस हिसाब से इसको हम मिनट्स को पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 10/60, दैट इज 1/6 आवर। सो पावर तो ऑलरेडी वाट में है, दैट इज 1200 एंड टाइम को हमने मिनट से कन्वर्ट किया है आवर में, दैट इज 1/6। अगेन आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हो जाएगा 200। सो दिस इज 200 वाट आवर, दिस इज आवर। अगेन हमें चाहिए क्या, किलोवाट आवर में चाहिए, इसके लिए हमें इसको 1000 में अगेन डिवाइड करेंगे। सो विल गेट द किलोवाट आवर, दैट इज 0.2 किलोवाट आवर। सो एनर्जी ऑफ द टोस्टर हमें मिल गया 0.2 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, टीवी का या टोस्टर का। टीवी का एनर्जी ज़्यादा होगा। सो एनर्जी ऑफ द टीवी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द टोस्टर, राइट। तो ये हमने फाइंड आउट किया किलोवाट आवर में आंसर। वैसे ही आप जूल में भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, जूल में फाइंड आउट करने के लिए आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाट तो आज इट इज़ आपको रहने देना है, बट आवर को यहाँ पर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। बाकी सारे जो प्रोसीजर होंगे वो सेम ही होंगे। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर की जगह आपको 250 वाट पुट करना होगा, बट 1 आवर की जगह आपको क्या पुट करना होगा, 3600 सेकेंड, क्योंकि हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में अगर हम जूल में आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जूल में बताओगे कि जूल में इन दोनों का आंसर कितना आया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ द टीवी इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द टोस्टर, जो हमने फाइंड आउट किया है किलोवाट आवर के साथ, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17 says that an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the surface mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो इन जैसे क्वेश्चंस पर बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। कैसे गलती करते हैं, यहाँ पर हीट नहीं पूछा गया है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड एंड वी नो जहाँ पर भी रेट लगा हो उसका रिलेशन किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है। सो एज पर आवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट heat divided by time, right? and heat by time होता क्या है, that is nothing but the power। तो indirectly हमें पूछा क्या गया है, हमें पावर को फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर यहाँ पर हम हीट फाइंड आउट कर लें तो पावर भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। एंड वी नो दैट हीट के कई सारे फॉर्मूलेज है। क्या क्या फॉर्मूलाज है हीट का, हीट क्या है, VIT भी है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT भी है, H इज इक्वल टू V²/RT भी है। अब ये सारे फॉर्मूलाज आए कहाँ से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। अगर आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का वीडियोज नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कौन सा हीट का फॉर्मूला सुटेबल होता है। पहले गिवन में देख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया है। हमें रेजिस्टेंस दिया गया है 8 ओम, करेंट दिया गया है 15 एम्पियर एंड टाइम दिया गया है 2 आवर्स।
तो ये सारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास हीट का कौन सा वाला फॉर्मूला सुइटेबल होगा, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है एंड टाइम भी है। तो इसके अकॉर्डिंगली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा सुइटेबल होगा, राइट। सो पावर का क्या फॉर्मूला है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टाइम, एंड यहाँ पर टाइम एंड टाइम कट हो जाएगा। सो पावर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अब मैंने इसको यहाँ से कट क्यों कर लिया पहले से ही, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी एंड सिंपल हो जाए, राइट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू, करंट हमारे पास दे रखा है 15, दैट इज 15 स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस गिवन दैट इज 8। इट मीन्स 15 इंटू 15 दैट इज 225 इंटू 8। सो पावर आ गया 1800 वाट, एंड वी नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वाट। सो हीटर का पावर है 1800 वाट। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं एंड इसका कोई भी पार्ट्स एग्जाम के पेपर में आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प और बल्ब के फिलामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा टंगस्टन ही क्यों यूज होता है। ऑब्जर्व ऑल दिस इमेजेस। बल्ब के अंदर जो थिन वायर है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये फिलामेंट टंगस्टन के ही क्यों बनते हैं। द आंसर इज the resistivity and melting point of tungsten is very high. Due to this, it does not burn readily even when heated at high temperature. Hence, tungsten is used for the filament of electric lamps or bulbs. The resistivity and melting point of tungsten is very high. अब resistivity क्या है, वो resist the electric current. Substance की जो capacity है electric current को रोकने की, तो टंगस्टन का रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, राइट। अब ये तो हो गया एक रीज़न। अनदर रीज़न ये है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है अगेन ये बहुत हाई है, यानी कि हम जितना भी टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करें, जितना भी हीट प्रोवाइड करें, ये मेल्ट नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक लैम्प और बल्ब में टंगस्टन ही यूज होता है एज फिलामेंट, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? अब ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक हीटर जैसे हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय ही क्यों यूज़ किया जाता है, प्योर मेटल नहीं। क्यों, क्योंकि अलॉयस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अलॉयस क्या है, मेड अप ऑफ 2 or more मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, राइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अलॉयस का स्टेनलेस स्टील होता है। तो अलॉयस का जो रेजिस्टिविटी है ये बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी क्या है, रो, एंड अलॉयस का रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से अगेन रोकेगा, जो हीटिंग इफेक्ट अगेन प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स रेजिस्टिविटी हाई तो मोर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बट एट द सेम प्लेस अगर हम अलॉयस की जगह प्योर मेटल को ले लें तो उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा क्या, बहुत कम। अगर रेजिस्टिविटी कम तो ये कम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बट हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड आयरन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए होगा, तभी जाके ये प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स में अलॉय यूज होता है रादर देन ए प्योर मेटल, क्योंकि अगर हम प्योर मेटल को यूज़ करेंगे ये कम हीट प्रोड्यूस करेगा एंड ये प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अलॉयस को यूज करते हैं ताकि ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, ड्यू टू द हाई रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयस दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रादर देन ए प्योर मेटल। अब प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी है बहुत कम, इसलिए वो कम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ऑन द अदर हैंड अलॉयस का रेजिस्टिविटी है बहुत हाई, तो ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल, राइट। अब करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Why is the series arrangement not used for the domestic circuit? ये क्वेश्चंस को हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट्स यूज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट्स में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड व्हाट आर दिस डिसएडवांटेजेस? In series arrangements, if one electric appliance stops working due to some defects, then all other also stop working because the whole circuit is broken.
अब सीरीज में कनेक्शन में होता क्या है, सारे रेजिस्टेंसेस एक ही लाइन में सेम लाइन में कनेक्ट होते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर एक अप्लायंसेस, सब रेजिस्टेंसेस क्या है, सारे अप्लायंसेस ही होते हैं। यहाँ पर फैन लगा हुआ है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ, यहाँ पर सेम लाइन में रेफ्रिजरेटर भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी रीज़न की वजह से एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो यहाँ पर करंट आगे नहीं जा पाएगा सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ऑल अदर आल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर यहाँ पर फैन काम करना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर टीवी, उसके आगे करंट नहीं जा पाएगा, तो टीवी एंड रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेंगे बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन। Second point is, in series connection, all electrical appliances can have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. अब सारे appliances के लिए अगर एक ही स्विच होगा तो क्या होगा, सब एक साथ ऑन होंगे। अगर एक को ऑन करेंगे सब एक साथ ऑन होंगे, अगर एक को ऑफ करेंगे सब एक साथ ऑफ होंगे, राइट। तो हम यहाँ पर सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑल द अप्लायंसेस डोंट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट, ड्यू टू दिस द अप्लायंसेस डोंट वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज जाएगा, सेम वोल्टेज तो जाएगा नहीं, तो होगा क्या, सारे अप्लायंसेस ठीक से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज, अगर हम सीरीज अरेंजमेंट्स करेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, करंट सप्लाई पावर से लो होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट को वो रोकेगा, करंट नहीं आ पाएगा पावर सप्लाई से, वेरी लो हो जाएगा। अगर करंट लो हो गया, अप्लायंसेस के पास सफिशिएंट करंट नहीं पहुंच पाएगा फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग, राइट। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस due to which the series arrangements not used for the domestic circuit. Come to the next part of this question. How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? अब रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, हम ऑलरेडी चैप्टर में इन डिटेल्स कवर कर चुके हैं। द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। जो हमने पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस कौन से के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, अगेन एक तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एक वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक वायर की मोटाई जिसको हम बोलते हैं थिकनेस, राइट। अब रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इन्वर्सली रिलेटेड है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इट मीन्स अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर हम इसको ज़्यादा मोटा कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर वैसे ही एरिया को हम कम कर देंगे, उसका मोटाई और थिकनेस ऑफ द वायर को हम कम कर देंगे तो यहाँ पर होगा क्या, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/a। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इंक्रीज then its resistance decreases, and when the area of cross section of the wire decreases then its resistance increases, right. Come to the last part of this question. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? अब इसका आंसर क्या होगा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर को हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए ही क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली यूज्ड बिकॉज दे हैव low electrical resistivity due to which they are very good conductors of electricity. So copper and aluminium का electrical resistivity है बहुत लो। अगर resistivity लो है तो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से पास होने देंगे। So they are the good conductors of electricity, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से पास होगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हुआ विथ ऑल द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। So that's all about this class. If you like my content, please do like, share and subscribe to my channel. See you in the next class with a new chapter. Thanks for watching this video.